नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट में अचानक भारत के फेवर में उन्होंने जजमेंट देनी शुरू कर दी। वो भी किसके लिए? मोहम्मद नाम का आदमी आया हो और हाई कोर्ट ने हाथ जोड़ के बोला भाई हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे हाथ ये बांध दिए हैं। दोस्तों, ये मास्टर स्ट्रेटेजिक ट्रैप है। जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जुडिशरी आउट ऑफ कंट्रोल था उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है पार्लियामेंट के कुछ लॉज के थ्रू। और हमने क्या किया, पार्लियामेंट के लॉ को नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के साथ हमने जोड़ दिया। और नेशनल सिक्योरिटी का जब मामला आएगा तो जुडिशरी ना चाह कर भी उसके फैसला उसे भारत के फेवर में उसे करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने जो नेट है वो क्लोज करना शुरू कर दिया बहुत तेजी से। और हाई कोर्ट अब पहली बार भारत की फेवर में काम कर रही है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। दोस्तों, एक लीगल मैसिव लीगल अर्थक्वेक है जो पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है वो उसके ऊपर, देखिए, एक तरह से अर्थक्वेक गिर गया है। कांग्रेस के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर और मोहम्मद नाम के जो जानवर हैं जो कभी बांग्लादेश से कभी रोहिंग्या बन के यहाँ पे आते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह बोल रहे हैं और हमारा जो नया लॉज हैं वो बोल रहे हैं। ये शॉक वेव्स हैं जो पूरा का पूरा इलीगल जो सिंडिकेट्स हैं उनके खेमे में पहुंच गया क्योंकि हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दिया है जिसने ये पूरा पूरा इल्यूजन था कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले बिके हुए जजेस इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको हेल्प करेंगे, अब नहीं कर सकते। जो फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां पर प्रोटेक्शन लेते थे अब वो प्रोटेक्शन मांग नहीं सकते। अब मैं बताता हूं हुआ क्या। बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने कौन सा रूल्स चेंज किए हैं जिसके कारण आज हमारे हाई कोर्ट और जजेस के जो हाथ है वो कैसे बंद गए। पीएचडी की एक एडमिशन थी आईआईटी कानपुर के अंदर, एब्रप्टली उसे फ्रीज कर दिया गया। शुरू होने से पहले एक बंदे को बाहर निकाल दिया। रीजन क्या था? रीजन था तीन शब्द जिसका नाम है SIR। अब ये हुआ क्या है, इन तीन शब्दों ने जो ये सारे इलीगल इन्फिल्ट्रेटर करने वाले जो लोग हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि हमने किया क्या है, अंडर SIR हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर सिटीजन, जो भी आदमी है, अगर कोई एडमिशन लेता है, किसी को फ्री में राशन चाहिए, अगर वो SIR को पास नहीं करता तो आपको भारत के अंदर जो सब्सिडाइज्ड जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। मतलब क्या है, ये सिर्फ एक कैंडिडेट की बात नहीं है या एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की बात नहीं है। ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिक ट्रैप है जिसे सेट कर दिया गया तीन लोगों ने इकट्ठे मिलकर। पहले पार्लियामेंट में लॉ पास किया, नेशनल सिक्योरिटी के अपरेटस को आपने साथ में जोड़ दिया और जुडिशरी को ये दो चीजों के अंदर रहकर ही अब काम करना पड़ेगा। आपने जुडिशरी के ऊपर भी आपने जाल डाल दिया है और ये जाल बहुत तेजी से फिक्स कर रहा है इनको कि अब ये देश के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकते। ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट से। कैसे हुआ? एक कैंडिडेट है, उसका नाम था मोहम्मद अयान नवाज। वो जाता है, उसने ऑल इंडिया का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को पास कर लिया और वो एडमिशन लेता है फिजिक्स की पीएचडी के अंदर। वो भी कहां पर? आईआईटी कानपुर के अंदर, पीएचडी फिजिक्स। अब आपको लग रहा होगा कि क्योंकि नाम में मोहम्मद है, ये पीएचडी फिजिक्स करने आया है तो वहां पे ये बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेगा या वो बनाएगा कि कैसे हम सस्ते में जो पीएचडी है उसमें कैसे सस्ते में हम फिजिक्स को यूज करके हम बॉम्ब बना सकते हैं, कैसे गजवे हिंद कर सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये इससे ऊपर जाके मामला है। अब ये सबसे ज्यादा जो आईआईटी है वो भारत की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है। उस जब फाइल गई उसके पास मोहम्मद की, उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया कि हम इसे एडमिशन पीएचडी फिजिक्स में इसकी एंट्री अलाउ करते हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी बच्चा अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, उसकी आजकल पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसका बैकग्राउंड चेक वो किया जाता है। स्पेशली अगर उसके नाम में इस्लाम, मोहम्मद या जाहिर हो तो उसका चेक करना जरूरी है। ये मैंडेटरी है भारत के लॉ से। अब फाइल गई वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आदमी क्लेम कर रहा था कि वो वेस्ट बंगाल से आया है। और जैसे ही फाइल वेस्ट बंगाल के पुलिस में गई, वहां पे जाके ऐसे था जैसे कि आसमान इस बंदे के मोहम्मद के ऊपर गिर गया हो। दोस्तों, इसकी जो SIR डाटा चेक किया गया तो पूरी फैमिली में एसआईआर की जो डाटा है उसमें पूरी फैमिली का कहीं वेरवा ही नहीं है। जैसे कि ये आदमी आसमान से, जैसे किताब गिरी थी वैसे ये आसमान से नीचे उतरा हो। पुलिस ने जो ये होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो देने से मना कर दिया क्योंकि SIR था ही नहीं। अब जब जो एडमिशन है वहीं पर जो आईआईटी वाले हैं वो एडमिशन नहीं दे सकते। ये आदमी मोहम्मद जो है इमीडिएटली हाई कोर्ट में गया। वो भी कहां पर? वो गया
वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए। क्या बोल दिया कि जी मुझे एडमिशन हो चुकी है, आप एक काम कीजिए मेरे एसआईआर का डॉक्यूमेंट आते रहेंगे, आप मुझे प्रोविज़नल एंट्री दे दीजिए। और क्या क्लेम किया कि अगर मुझे अभी एडमिशन नहीं दिया तो मेरा फ्यूचर और मेरी पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर वो एट स्टेक है, क्योंकि भई उसने वहाँ पर जाकर बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेनी थी। अब समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। उस बंदे ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रोऊँगा, अपनी कम्युनिटी की दावत दूँगा मैं, मुझे सिम्पैथी मिल जाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट वाले बड़ी जल्दी से, आपको मालूम है मोहम्मद नाम का आदमी हो, रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर भी उनको ज़मानत दे देते हैं। इसको लगा कि मेरे नाम में तो मोहम्मद है, ये मुझे रोकेंगे नहीं, मुझे सिम्पैथी के अंदर मुझे एडमिशन मिल जाएगी। उसे था मुझे इंटरिम एक शील्ड मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने डिलीवर किया एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक जजमेंट जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को नॉक डाउन कर देगा। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हें इंटरिम रिलीफ नहीं मिल सकती, हमारे हाथ बंधे हैं। अमित शाह ने एसआईआर की वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी है। यानी कि अब जो लीगल प्रोसेस है और पुलिस की वेरिफिकेशन के बिना तुम्हें एडमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई प्रोविजनल एक्सेप्शन नहीं, और मोहम्मद नाम हो या आयशा हो, तुम्हें एसआईआर पूरी करवानी पड़ेगी। मैसेज बिल्कुल ब्रूटल था। मैं बाद में बताऊंगा अभी कि गवर्नमेंट ने कैसे यहां तक आकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस को बांधा है। दोस्तों जो मैसेज था वो ब्रूटल था कि आप विक्टिम कार्ड अब नहीं खेल सकते, क्योंकि सिस्टम के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का चेकलिस्ट वो मंजूर है, वो पूरी करनी पड़ेगी। अब आपको मालूम है पिछले 75 साल एक डेंजरस इनके अंदर ना एक गफलत थी, परसिस्ट करती थी पूरे कंट्री के अंदर। उनको लगता था कि भई हमारे पास तो आधार है, हमारे पास वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम सिटीजन हो गए भारत के। कोर्ट ने सिस्टमैटिकली इस जो गफलत है इसको डिमोलिश किया है। असम में हो या कलकत्ता में, यूपी हो, कहीं भी हो, किसी भी देश के किसी भी कोर्ट के अंदर जो ज्यूडिशरी है, अब वो फेक पेपर वर्क के ऊपर आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ये अब कोर्ट के हाथ बांध दिए गए हैं। ज़ीरो लीगल स्टैंडिंग है, ना तो फेक डॉक्यूमेंट्स की और ना ही इन फेक लोगों की। दोस्तों जयशंकर जी ने भी रिसेंटली बोल दिया कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजन हैं भारत के। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स 1950 से लेकर 1970 वो प्रूव करते हैं कि आपकी ओनरशिप आप है यहाँ पर। वो भी आपको बस ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप भारत के नागरिक बन गए। नॉट एट ऑल। जो लैंड है वो तो गवर्नमेंट बोलती है फॉरेनर भी भारत में लैंड खरीद सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो गए क्योंकि आपके पास 1950 में 1947 में आपके पास भारत में प्रॉपर्टी थी। लॉ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अब आपका जो एसआईआर है, आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आपका सारा कुछ 1950 से लेकर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लेकर हर चीज खोली जाएगी। दादे कौन थे, परदादे कौन थे, क्या करते थे, ये चीजें करी जाएगी ऊपर से। जो 2003 का सिटीजनशिप का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो रूल्स हैं अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कर दिए कि अगर आपका कोई भी पेरेंट्स, दादे परदादे पेरेंट्स में से एक भी कोई इलीगली किसी और कंट्री में से कॉकरोचों की तरह भारत में एंटर करे हैं और आपने उसके बाद भारत में जन्म ले लिया, तो आपके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है भारत का सिटीजन बनने का। ये ऑलरेडी रिटन ऑन ब्लड ऑफ हिंदूज, ये लिखा गया है। अब पिछले 12 साल में अब आपको लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, इन्होंने सबको ये दे दिया, फ्री में राशन दे दिया, फ्री में घर दे रहे हैं। रीज़न क्या है? मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। क्योंकि जब फ्री में राशन देना पड़ता है तो आपको अपने आधार, पैन, जनधन अकाउंट सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अब सारे इनकी डिटेल्स ऑलरेडी 4-5 साल में हमने इकट्ठी कर ली। अब किया क्या? भारत की गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में साइलेंटली एक नेशनल डेटाबेस उसको क्रिएट किया, जनधन अकाउंट्स को आधार के साथ लिंक किया, उसको पैन के साथ बायोमेट्रिक्स और रेटिना स्कैन, ये सारा कुछ हमने क्रिएट कर लिया है। फ्री में राशन मोदी जी, वो गुजराती है, वो अगर एक चीज देगा तो 3 चीजें वापस ले भी लेगा। अब हुआ क्या? जो डाटा है वो आपके पास आ गया।
अब हर चीज़ में उसको एसआईआर के साथ लिंक करने के बाद उसको क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस चेक अब किया जाता है। अगर आपका नाम एसआईआर के चेक लिस्ट में आपका फेल हो गया, आपका वोटर आईडी कैंसल, आधार को आपने ब्लॉक कर दिया और उसके बाद जितने भी आप स्टेट से या कंट्री से आप बेनिफिट ले रहे हैं, वो इंस्टेंटली बंद हो जाएंगे। यानी कि आपका एसआईआर का स्टेटस अगर निग्लेक्ट होता है, तो आप सिर्फ अपने वोटिंग राइट्स लूज नहीं करते, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, कंट्री से कोई भी सब्सिडी नहीं मिल सकती और आपके जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा सकते। मदरसा में हमने पढ़ाई करी थी, वहीं पे धक्के खाते रहो और जिहादी बनते रहो। हमारे यहाँ पर आईआईटी में जाकर आप बॉम्ब कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब जो कोर्ट्स हैं वो क्या बोलती हैं, भी पार्लियामेंट ने ऑलरेडी जो है इतना जबरदस्त एक रूल बना दिया, हम क्या करें, 15 करोड़ लेने के बाद भी हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं, ये कोर्ट बोल रहा है। मैं वैसे तो तंज मार के बोल रहा हूं, लेकिन उनका मतलब यही है। अब पार्लियामेंट में अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया कि इनके हाथ बांध दिए। चलिए, अभी 3-4 दिन पहले लोअर हाउस एंड अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक रेवोल्यूशनरी एक लॉ पास हो गया, जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट। अब सरफेस पे लगेगा ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव को रूटीन का मैटर है, लेकिन रियलिटी में एक लीथल ब्लो है, जहां पर फेक जो बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जाते थे उसके ऊपर अब ये नहीं बना सकते। अब होता क्या था, पुराने सिस्टम के अंदर था कि इनलीगली कोई बंदा यहां पर आया, बॉर्डर को क्रॉस करके कॉकरोचों की तरह गटर में से निकल के ये भारत में आ सकते थे, आते रहे हैं, और यहां पर आकर घूस दिया जो लोकल नेटवर्क है या जो फेक क्लिनिक्स इन्होंने मोहम्मद इस्लाम के नाम पर क्लिनिक खोले हुए थे, जहां पर डॉक्टर नाम का कोई आदमी था नहीं, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बैक डेट में जाकर 20 साल 30 साल पर बैक डेट में जाकर वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वो इशू कर सकता था। वो इलीगल क्लिनिक इसीलिए खोले गए थे और ये सारे केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सारे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ऐसे क्लिनिक आपको गली गली में भी दिख जाएंगे। वहां पर जाकर ये फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद उसको यूज करके ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीजें ये बना लेते थे। पार्लियामेंट ने अब ये जो सप्लाई चेन है इसको डिमोलिश कर दिया। जो नया लॉ है उसके हिसाब से कोई भी बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर वो पुरानी डेट में आपको बनानी है वो बन नहीं सकती। दूसरा, अगर 1 साल से ज्यादा डिले है तो एसडीएम के पास जाकर फाइल देनी पड़ेगी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो आपके केस को स्टडी करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि आप भारत के सिटीजन हैं या नहीं है। और अगर कहीं आपकी फाइल 2 साल पुरानी है, आप बोले जी 2 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ये पहले फाइल जाएगी। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट और या सर्टिफिकेट वो देना है कि नहीं देना। जो लोकल क्लर्क है या करप्ट ऑफिशियल है या इलीगल क्लिनिक्स है, अब उनके हाथ से गेम छीन ली गई है। अब वो बैक डेट में आपको, कि मोहम्मद को सुना रहा हूं मैं, आपको या आपकी 6 साल की जो वाइफ है आयशा, इसको बर्थ सर्टिफिकेट अब नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, अब क्या हो गया, एक एक क्लेम जो 20-20 साल पुराने वाले, जो ये बोलते हैं हम तो जी भारत के नागरिक हैं, अब ये जुडिशियल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगा, टेस्ट होगा इनका पूरा डीएनए, उसके बाद इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अब हो क्या रहा है, साथ में एक काम और हो गया, सेंट्रलाइज्ड एक डिजिटल नेटवर्क या डेटाबेस को क्रिएट किया गया है जो कंट्रोल करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ताकि कोई भी उसके अंदर छेड़खानी ना कर सके। फुल प्रूफ मेथड गवर्नमेंट की तरफ से बना दिया गया है। साथ में ये जो रजिस्टर है इसको लिंक कर दिया किसके साथ, आधार के साथ, जनधन, पासपोर्ट, इलेक्टोरल रोल्स और यूनिवर्सिटी की एडमिशन का जो इंजन है उसके साथ सारी चीजों को इंटरलिंक कर दिया। किसी भी सिस्टम में अगर कहीं रेड फ्लैग आ गया, आपके बर्थ रिकॉर्ड का या एसआईआर में, पूरा का पूरा सिस्टम वो लॉकडाउन में आ जाएगा एक आदमी के ऊपर। यानी कि आप देखा होगा कि इनके पास क्या होता है कि इनका जब जब आधार बनता है उसके ऊपर बाप का नाम कुछ और होता है, जब ये अपना पैन बनाते हैं बाप का नाम कुछ और होता है, जब ये बनाते हैं अपना पासपोर्ट बनाते हैं उसके ऊपर बाप का नाम डिफरेंट होता है, क्योंकि माँ को पता नहीं होता, इतनी बार हलाला होता है कि बच्चा पैदा किसने किया, तो इसलिए बाप इनके हर एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट होते हैं। अब आप देखिए लार्जर जियो पॉलिटिकल कैनवस के अंदर अब होगा क्या, होगा ये कि अब ये ना तो यहाँ पर फ्री में राशन ले सकते हैं,
ना ये डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं, ना ही हमारी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हक हमारा है, यहाँ पे ये सोचते हैं बाहर से आकर फेक डॉक्यूमेंट बनाकर ये एडमिशंस ले लेंगे और कोर्ट्स इनको सपोर्ट करेंगी, नहीं हो सकता। दोस्तों इन्होंने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपना कंट्री ले लिया, उसे इस्लामिक बांग्लादेश और इस्लामिक पाकिस्तान बना दिया। लेकिन हम सनातन हिंदुस्तान हमें नहीं बनाने दिया। क्यों? उसके बाद क्योंकि मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी ने शुरू से ही प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करी थी। हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलेगा ही नहीं। ऊपर से मिलियंस ऑफ इलीगल्स को वहां से अंदर एंटर करवाने दिया, बॉर्डर को कभी सील किया नहीं और यहाँ पे आते ही इनको फोर्स डॉक्यूमेंट्स और पूरा का पूरा इनको वोट बैंक के चक्कर में इनको सब कुछ देते रहे। इन्होंने हमारी आईआईटीज में नीट के जो मेडिकल कॉरिडोर्स हैं वहां पर, इवन की गवर्नमेंट के अंदर भी इन्होंने अपनी अपनी पहचान, अपनी एंट्री इन्होंने कर ली और वहां बैठकर ये भारत के जितने भी सब्सिडीज हैं उसको खाते रहे। और पैसे कौन देता है? ये तो 1 रुपए का पैसा भी टैक्स भी भरते नहीं है, टैक्स हम भरते हैं और मजे ये लोग लेते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि ये 80 साल का बूढ़ा था, उसने अपनी दोती पोती के साथ शादी कर ली। वो बेवकूफ नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो बच्ची है वो सिर्फ 6 साल की है या 10 साल की है। बूढ़ा जो है 80 साल का है, वो मर जाएगा, उसकी पेंशन लगी हुई है। वो पेंशन आपकी इसकी जो वो 6 साल की या 10 साल की जो आयशा है, वो अगले 70 साल तक बूढ़े के मरने के बाद भी वो 50% उस वो पेंशन वो लेती रहेगी। उन्होंने अगले 70 साल की प्लानिंग करके रखी है। वो बेवकूफ नहीं है जो 6 साल की बच्ची के साथ या 9 साल की बच्ची के साथ ये शादी पोती के साथ ये कर लेते हैं। दोस्तों इसलिए एक डायरेक्ट स्लो मोशन पे जो असॉल्ट है भारत के ऊपर, इस तरह से इंटरनली हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर ये हर चीज में ये करते रहे। इसलिए जो अब गवर्नमेंट कर रही है वो नॉन काइनेटिक काउंटर ऑफेंसिव हमने करना शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने साथ में जोड़ दिया लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के साथ और जुडिशरी को, और कंस्ट्रक्ट कर लिया एक ऐसा इनएस्केपेबल एक डिजिटल नेट जिससे ये मोहम्मद और आयशा अब भाग नहीं सकते। अब एसआईआर रियल टाइम डेटाबेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है और जो इनकी आइडेंटिटीज है, जो कॉम्प्रोमाइज आइडेंटिटीज है, उन्हें एक एक कर कर आइसोलेट किया जा रहा है और इनको फ्रीज किया जा रहा है। अपने इससे पहले कि ये हमारे ऊपर गंद डालें, हम इनको फ्रीज कर रहे हैं। कोई लाउड नॉइस नहीं, कोई पब्लिक क्योस नहीं, सिस्टमेटिकली मैथमेटिकली इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है पूरे के पूरे हमारी स्कीम्स में से और हमारी कंट्री में से। जब ये इररेलेवेंट हो जाएंगे, जहां पर ये वोट नहीं कर सकते, जहां पर ये सिम कार्ड ले नहीं सकते, प्रॉपर्टी यहां पे बाई नहीं कर सकते, बैंक में खाता खोल नहीं सकते, इवन कि अपने बच्चों को अगर स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है वहां पर एडमिशन भी ले नहीं सकते, तो ये इररेलेवेंट हो जाएंगे। हमने इनको ये नहीं बोला धक्के मार के बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल देंगे, चले जाओ यहाँ से, नहीं। इनका जीना इतना हराम कर देंगे कि ये हरामी अपने आप ही भाग जाएंगे। ये मैं नहीं, ये अमित शाह बोल रहे हैं। दोस्तों ये है मास्टर क्लास साइलेंट स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर के ऊपर। इन्होंने हमारे साथ छुपकर वार किया, हमने भी छुपकर स्ट्रेटेजिक वॉर इनके साथ छेड़ दिया है। डायरेक्टिव एब्सोल्यूट है और अनयील्डिंग है कि भारत अब डंपिंग ग्राउंड, ये गंद के ढेर का अब नहीं बन सकता। जो ये इनलीगल ट्रेसपासर्स हैं, अब इन्हें फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। अगर बनाए हैं उसकी सारी की सारी ट्रेल अब खुलनी शुरू हो गई और आपके क्रेडेंशियल्स अगर फेक निकले और एसआईआर में आप अनक्लियर्ड हुए तो इस देश की बिकी हुई कोर्ट आपको रेस्क्यू नहीं कर सकती। आईआईटी कानपुर जो है उसने इनको एडमिशन दिया भी, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया 80 की करिए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इंटरिम बेल नहीं मिलेगी या एंट्री आईआईटी के अंदर अब नहीं मिल सकती। और साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है कि आगे जाकर चीजें वो कैसे होने वाली है। दोस्तों जो ये करोड़ों में फेक आइडेंटिटीज लेकर ये बैठे थे कि हम भारत के हम नागरिक बन गए हैं, बस मुझे एक ही बात का दुख है कि भारत ने अभी अभी डिक्लेयर किया था कि हम नंबर 1 पॉपुलेशन हो गए दुनिया में। जब इसमें से 10-15 करोड़ लोगों को निकाल दिया जाएगा तो फिर चाइना नंबर 1 हो जाएगा, हम नंबर 2 हो जाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम नंबर 2 होने वाले हैं चाइना के सामने। जब हमारे यहाँ से 10 करोड़ जिहादियों को बाहर निकाल दी जाए, हम नहीं निकालेंगे, ये खुद ही भाग जाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों लाखों की जो सीटें हैं उसे इन्होंने भर दिया है। अब एक एक कर कर जिनकी एडमिशन हुई हुई है उनकी भी फाइलें उनकी खोलनी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी। यानी कि जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी बाहर जाएंगे,
जिन्होंने लेने की कोशिश की है वो तो बाहर है ही हैं। ये आउटस्टैंडिंग लोग थे, ये यूनिवर्सिटी के बाहर आउटस्टैंडिंग ही खड़े रहेंगे। दोस्तों, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जिन्होंने पूरा ये फेक वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए एक एम्पायर खड़ा किया था, आज उनकी फाउंडेशंस अमित शाह के एक रूल के कारण वो क्रम्बल कर रही हैं। पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया और पूरे दरवाजे इनके भारत के अंदर एंट्री करने के वो तोड़ के रख दिए हैं, बंद कर दिए हैं। और हाई कोर्ट ने जिस दरवाजे को बंद पार्लियामेंट ने किया है उसके ऊपर सील लगा दिया और साथ में लिख दिया नॉट टू बी ओपनड। और ये जो फाइनल वार है, फाइनल वॉर एंड वार ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स, ये सारा अब शुरू हो गया है। एक एडमिशन ने बता दिया आपको कि अब इनके ऊपर काज कैसे गिरने वाली है और कैसे ये कॉकरोच जिस तरह से गटरों में से आए थे, कैसे उसी गटरों में से अब ये वापस जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? अमित शाह इन पार्लियामेंट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।